दर्जी माँ की 5 बेटियों का रुई गाउन। अरे इतनी धीरे धीरे काम क्यों कर रही हो? थोड़ी तेजी से हाथ चलाओ। गोपाल के कहने पर सभी वर्कर्स रुई की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। उनमें से एक तेजपाल नाम का आदमी था जो बहुत ज्यादा गरीब और बीमार था। उसके काम करते समय हाथ भी कांप रहे थे। अंकल, ये क्या, आपके तो हाथ कांप रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं बेटा, लगता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तभी मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम करके मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तेजपाल ऐसा कहने के बाद बकेट से रुई उठाता है और उसे मशीन में डालने लगता है। मशीन में बराबर रुई करते हुए उसके हाथ मशीन के अंदर ही चले जाते हैं और मशीन के चलते उसके हाथ कट जाते हैं, जिसके बाद वह बहुत तेज चिल्लाता है, अरे बचाओ मुझे। वहाँ के सभी लोग तेजपाल की ये हालत देखते ही मशीन बंद कर देते हैं और उसे किसी तरह मशीन से बाहर निकालते हैं। कंपनी का मालिक उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसके हाथों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि उसके हाथों से खून ना निकले। जैसे ही इस बात का पता तेजपाल की पत्नी कलावती और उसकी 5 बेटियों को चलता है, वह फौरन अस्पताल में पहुंचते हैं और तेजपाल की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, ये सब आपके साथ क्या हो गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति के दोनों हाथ कट गए। कलावती अपने पति तेजपाल की हालत को देखकर बहुत बुरी तरह रो रही होती है, तो वहीं उसकी 5 बेटियां भी अपने पिता के गले लगकर रो रही होती हैं। तभी तेजपाल रोते हुए कहता है, इससे अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। बिना हाथों के मैं ये जिंदगी अब कैसे जीऊंगा? पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी 5 बेटियां हैं, हम 5 आपके हाथ हैं। हमारे होते हुए आपको ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपके हाथ नहीं है। आपकी बेटियां आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगी। तभी आराध्या खाने के लिए कुछ लेकर आती है और वह अपने हाथों से अपने पिता को खिलाती है। कुछ खा लीजिए पिताजी, ज्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आपके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दिया जाए। अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर तेजपाल रोने लगता है और अपनी बेटी आराध्या के हाथों से खाना खाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद तेजपाल वापस अपने घर लौट आता है। एक तो गरीबी में उनके घर में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था, ऊपर से अब तेजपाल के दोनों हाथ ही नहीं बचे थे। तभी उसकी कंपनी से एक आदमी गाड़ी से उतरता है और उसके घर में आकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये पैसे मालिक ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। अब तुम इस कंपनी में काम तो नहीं कर सकते हो, इसलिए इन पैसों को अपने पास रख लो। इसमें तुम्हारी तनख्वाह, साथ में 3 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दी है मालिक ने। कलावती उन पैसों को ले लेती है, लेकिन वह पैसे कितने ही दिन चल पाते। कुछ समय चलने के बाद उनके घर में फिर से परेशानियां आने लगती हैं। घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता और 2 दिन से वह सभी भूखे प्यासे घर में ही पड़े रहते हैं। समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हारे मालिक ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो घर खर्चे में ही खत्म हो गए और अब घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। 2 दिन से हमारी 5 बेटियां भूखी प्यासी हैं। तभी कलावती की सबसे छोटी बेटी अंजलि आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए। बेटी, समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं काम मिल जाए, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। अगर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता तो मेरी बेटियों को भूखा नहीं रहना पड़ता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर कलावती को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, जिसके बाद वह अपने गांव में लोगों के घर घर जाकर भीख मांगती है और अपनी बेटियों का पेट भरती है। इसी दौरान उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वह थक हार कर अपने ही पति के मालिक की फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वहां के मालिक से बात करती है, साहब, मेरा पति तो काम करने के लायक नहीं रहा, लेकिन मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है और मुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे मेरे पति की जगह रख लीजिए, आपका बहुत उपकार होगा मुझ जैसी गरीब अभागन पर। कलावती के कहने पर कंपनी का मालिक उसे कंपनी में उसके पति की जगह रख लेता है, जिसके बाद वह उसी कंपनी में अपने पति की जगह काम करने लगती है।
ऊपर से सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, जिसके चलते उसकी सबसे छोटी बेटी संजना एक दिन उससे कहती है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है। पड़ोस की सुप्रिया को देखो, उसके माता पिता ने उसको नए नए बहुत सारे स्वेटर लाकर दिए हैं और आप हमारे लिए नए स्वेटर कब लेकर आओगे? बस करो संजना, हमेशा माँ से कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो। तुम्हें पता है ना वो कितनी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रही हैं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समय रुक जाओ, जैसे ही हालात सुधर जाएंगे मैं तुम पांचों के लिए स्वेटर ले आऊंगी। कलावती ऐसा कहकर अपनी बेटी को शांत करवा देती है। तभी आराध्या और राधिका उसके साथ खाना बनाने में उसकी मदद करते हैं। माँ मैं रोटी बना लेती हूँ चूल्हे पर, मैंने सब्जी काट के रख दी है, आप इसकी सब्जी बना दीजिए। इस प्रकार सभी बहनें मिलकर अपने माता पिता की बहुत मदद करती हैं। खाना बनने के बाद, पिताजी चलिए बैठिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। पारुल अपने हाथों से अपने पिता तेजपाल को खाना खिलाती है। इसी प्रकार गरीबी में भी वह लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कलावती की रुई की फैक्ट्री में रुई से बेड के गद्दे ना बनाकर बल्कि सर्दियों में पहनने के लिए रुई की जैकेट बनने लगती है। अरे कमाल की बात है, ये मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रुई से जैकेट भी बन सकती है। क्यों ना मैं इस फैक्ट्री की जो बेकार रुई है उसे घर ले जाकर अपनी बेटियों के लिए सर्दी में पहनने के लिए गाउन बना दूं। कलावती ऐसा सोचकर जो भी बेकार रुई होती वह पानी में भरकर उसे घर पर ले आती। कलावती को सिलाई कढ़ाई आती थी, जिसके चलते वह अपने घर पर बेकार हुई रुई लाकर उनसे अपनी बेटियों के गाउन सिलना शुरू करती है। पता नहीं ये बन भी पाएगा या नहीं, कल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा बना सकूं। कलावती जैसा सोचती है वह पूरे मन लगाकर गाउन बना देती है। वह अपनी पांचों बेटियों को सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाउन बनाकर उन्हें पहनाती है। ये पांचों गाउन तो तुम पांचों पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। सच कहा माँ, इसमें तो ठंड भी नहीं लग रही है। अरे माँ, ये रुई के गाउन तो मेरी सहेली की जैकेट से भी बहुत सुंदर हैं। सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें जरा भी ठंड नहीं लग रही है। और इसके फूल तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन माँ, आपने ये बनाया कैसे? मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। कलावती अपनी बेटी पारुल को भी गाउन बनाना सिखाती है और अब कलावती रुई की फैक्ट्री में काम कर कर के जो भी बेकार रुई होती उसे अपने साथ अपने घर ले आती और उससे घर के गद्दे, फर्श पर बिछाने के लिए पायदान, कारपेट बनाना शुरू कर देती है, जिसके चलते उन्हें गरीबी में महंगे कपड़े नहीं खरीदने पड़ते। वहीं टूटी फूटी घर की छत की वजह से रात को सोते समय ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं और इसी के चलते वह फैक्ट्री से बेकार रुई लाकर अपने घर की छत को ढकने के लिए बहुत बड़ा कारपेट बनाती है, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा आनी भी बंद हो जाती है। अरे वाह कलावती, तुमने तो कुछ ही दिनों में हमारी ज्यादा से ज्यादा परेशानियों को खत्म कर दिया। सही कहा आपने। पहले मैं कपड़े सिल के घर में ही रहा करती थी, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन आज देखो, आपकी दर्जी पत्नी ने बेकार रुई से क्या क्या बना दिया। और अभी आप चिंता मत करो, मैं आपके हाथों का इलाज करवाऊंगी, जिसके बाद आपके हाथों में मशीन वाले हाथ लग जाएंगे और आप जो चाहे वो काम कर सकते हो। कलावती दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है, जिसके बाद वह अपने पति तेजपाल का इलाज करवाती है। कुछ ही समय में तेजपाल के हाथों की जगह मशीन के हाथ लग जाते हैं और अब वह उन हाथों की मदद से काम करने लगता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी रुई की फैक्ट्री में काम करके कमाते हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी के चलते वो अब अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दाल चावल बेचने वाली नई बहू। देवर जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे भूल जाइए। भाभी, मेरे लिए मीरा को भूल पाना नामुमकिन है। पर देखिए भाभी, मैंने माँ को मनाने की वजह से आपको मीरा के बारे में बताया है। अगर आप भी मेरी कोई मदद नहीं करना चाहती हो तो साफ साफ बोल दो। ऐसे बोलकर नरेन घर से बाहर आ गया। नरेन एक गरीब परिवार की लड़की को पसंद करने लगा था, जबकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। लेकिन नरेन ने पैसा वगैरह कुछ नहीं देखा। वो मीरा को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया।
नरेन, मुझे तो घबराहट हो रही है। जब मैं साथ में हूं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अंदर चलो। नरेन मीरा को अपने घर में ले गया, जहां पर सभी उसे देखकर चौंक गए। देवर जी? भाभी, आपने तो मेरी कोई मदद नहीं की, और मैं तो जानता था कि मेरे अमीर परिवार वाले कभी भी मेरी पसंद को नहीं स्वीकारेंगे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं मीरा को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया। माँ, कुछ तो बोलिए। अब मैं क्या बोलूं? जब मेरे बेटे को अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसलों में मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं क्या बोलूं? माँ, ऐसे मत बोलो ना। तो कैसे बोलूं? मेरी तो नजर तेरे सामने झुक रही है नरेन। जा ले जा इसे अपने कमरे में। लेकिन हाँ, एक बात तू मेरी याद रखना, ये लड़की मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसे अपनी कुछ नहीं मानती। पर माँ, मीरा बहुत... बस कीजिए देवर जी, इसे ले जाइए, वरना कहीं इसे देखकर माँ जी का बीपी हाई ना हो जाए। नरेन मीरा को अपने कमरे में ले गया। बेचारी मीरा को घर में नरेन के सिवा किसी ने भी नहीं अपनाया था, लेकिन मीरा ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। इसी तरह से एक दिन खत्म हुआ और अगले दिन, हे, तुम्हें किसने इजाजत दी हमारे घर की रसोई में घुसने की? जेठानी जी, क्या अपने घर की रसोई में जाने के लिए भी इजाजत चाहिए? व्हाट द हेल, क्या तुम्हें यह अपनी रसोई लगती है? अब मैं भी इस घर की बहू हूं तो जाहिर सी बात है कि ये रसोई मेरी भी है। अरे तुम्हारी जुबान तो बड़ी तेज चलती है। रुको, अभी मैं तुम्हारी हरकत के बारे में माँ जी को बताकर आती हूँ। सिया बस बाहर जा ही रही थी कि तभी एकदम से उन दोनों को ही बड़े शोर की आवाज सुनाई दी और वो दोनों ही रसोई से बाहर निकल आईं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम कोई चोर नहीं है और ना ही हमने कोई बेईमानी की है। आप मेरा यकीन कीजिए। हमारे सामने बातें नहीं, सबूत काम आते हैं। और आपकी कंपनी का बही खाता बता रहा है कि आपने ये सारा पैसा फ्रॉडिंग से कमाया है, इसीलिए हम आपका सभी कुछ नीलाम कर रहे हैं। आप हमारी मेहनत से बनाए हुए घर को हमसे नहीं छीन सकते हो। इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मैं ये साबित कर दूंगा कि हमारे ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम झूठ हैं। आपका दिमाग मोटा है क्या? मैंने कितनी बार बोला है, सरकार जबान पर नहीं सबूत पर भरोसा करती है। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम बेगुनाह हो? नहीं ना, तो जल्दी से इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे भगाने का दूसरा तरीका भी आता है। नरेन ने पुलिस वाले को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए पुलिस ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बेचारे नरेन को उसी की कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फंसाया था, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी नरेन को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपनी माँ, भाभी, बीवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगा। लेकिन वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। नरेन ने अपनी कंपनी के अकाउंटेंट्स के खिलाफ केस शुरू करवा दिया था। चिंता मत करना माँ, आपका बेटा उन गद्दारों को ऐसे खुलेआम नहीं जीने देगा। मैं उन सभी झूठों को सलाखों के पीछे भिजवाकर अपना सब कुछ जरूर समेट लाऊंगा। नरेन ने अपनी माँ से ऐसी बातें करके उसे दिलासा दे दिया। मन तो नरेन का भी बहुत परेशान था, क्योंकि अब ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। अचानक सब कुछ छिन जाने की वजह से पूरा ही परिवार चिंता में आया हुआ था। अब जो छिन गया मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे चिंता हो रही अपने आज की। आखिर अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? नरेन, तुझे भी कोई काम नहीं आता है और मैं नहीं चाहती हूं कि तू कोई मजदूरी करे। सभी ऐसे सोचकर चिंता में ही थे कि तभी मीरा के मन में एक विचार आया। बुरा न माने तो क्या मैं कुछ बोलूं? जरूर, इतना सोच क्यों रही हो? नरेन जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कोई काम शुरू कर लूं। कैसा काम? दाल चावल बेचने का। वाह वाह वाह, तुम्हारी अक्ल तो बड़ी तेज काम करती है। अरे बंद दिमाग की लड़की, यहाँ अपने खाने के तो लाले हैं, तू दाल चावल कैसे बेचेगी? मैं कुछ सोच कर ही बोल रही हूँ माँ। मेरे पास नरेन जी की मुझे शादी से पहले दी हुई एक हीरे की अंगूठी है, उसे बेचकर हमारे काफी सारे काम पूरे हो सकते हैं। बोलिए, क्या मैं ऐसा करूं? अगर हमारा काम चल गया तो आप अच्छे से अच्छे वकील से अपना केस लड़वा पाओगे और हो सकता है यही काम हमें हमारा पुराना काम वापस दिला दे। मीरा का आइडिया सभी को पसंद आ गया और उन्होंने ऐसा ही किया। नरेन ने ले जाकर मीरा के हीरे की अंगूठी को बेच दिया और उससे मिले कुछ पैसों से उन्होंने दाल चावल बनाने का सामान खरीदा और कुछ पैसों से वो घर का राशन ले आए और बाकी के बचे हुए पैसे मीरा ने रजनी को दे दिए। माँ जी, ये पैसा आपके हाथों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अपनी सास को पैसे देकर मीरा ने माता रानी का नाम लेकर दाल चावल बनाए और उन्हें अपने पति के साथ एक चौराहे पर बेचने निकल गई। अब आप देखना, लोग हमारे चावलों की खुशबू सूंघकर यहाँ खींचे चले आएंगे।
मीरा ने जो बोला था वही हुआ। कुछ ही देर में उसके दाल चावल के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सभी को उसके दाल चावल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगे। अरे बड़े दिनों बाद घर के खाने जैसा स्वाद मिला है, अब तो यहाँ पर रोज आया करूंगा। लोग मीरा की जी भर कर तारीफ करते हुए जा रहे थे। मीरा बहुत खुश थी और साथ ही पहले ही दिन उसकी कमाई भी काफी अच्छी हो गई थी। अरे वाह मीरा, तुम्हारा आइडिया तो वाकई में सुपरहिट था। मैंने बोला था ना। शाम तक मीरा के सभी दाल चावल बिक गए और वो दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। अब से मीरा रोजाना वहीं चौराहे पर अपना दाल चावल का ठेला लगाती थी। उसका काम अब अच्छा चलने लगा था और अब तो उसके ग्राहक भी बंध चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीरा के काम की वजह से नरेन एक अच्छे वकील को हायर कर पाया था, जिसकी वजह से नरेन अपना केस भी जीत गया और उसने अपनी कंपनी के बेईमान सीए को गलत साबित कर दिया। योर ऑनर, अब सभी गवाहों को तो आपने देख ही लिया है, तो क्या अब मुझे इस कोर्ट से बाइज्जत सब कुछ वापस मिलेगा? जरूर। उस दिन सभी अपना सब कुछ वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश थे और रजनी को अब अपनी गरीब बहू पर गर्व हो रहा था और साथ ही अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी भी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने शुरुआत में तुझे नहीं अपनाया, लेकिन अब मुझे तेरी अहमियत समझ आ रही है। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने तुझसे शादी की। और मुझे भी माफ कर दो देवरानी जी, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत गलत करती थी। कोई बात नहीं माँ जेठानी जी, आप माफी मत मांगो, मुझे वैसे भी आपकी माफी की नहीं प्यार की जरूरत है। मीरा के ऐसे बोलते ही उसे उसकी जेठानी और सास ने गले से लगा लिया। अब हम तुझे प्यार देंगे और अब तुझे ये दाल चावल बेचने की भी जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैं इस काम को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इसी काम की वजह से हमें सब कुछ वापस मिला है और मेरे बाबा कहते हैं कि चाहे हम कितनी ही ऊपर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन हमें हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। मीरा की बात सुनकर उसकी सास मुस्कुराने लगी। मीरा ने सब कुछ वापस पाकर भी दाल चावल बेचना नहीं छोड़ा। बस फर्क इतना था कि पहले वो ठेले पर उन्हें बेचती थी और अब मीरा अपने नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट चला रही थी जहां काफी कुछ मिलता था। मीरा से अब घर में सभी खुश थे और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।